आज मैं आपको एक ऐसी बैंक रॉबरी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जहाँ एक चोर सेंटा क्लॉज बनकर पूरे बैंक को लूट लेता है। हालांकि इस चोरी की प्लानिंग और बैंक से भागने का रास्ता बहुत ही बारीकी से प्लान किया गया था, मगर फिर उस बैंक में कुछ ऐसा हुआ जिससे सभी चोरों को घायल हालात में वहां से भागना पड़ा। इन सभी चोरों में शामिल एक चोर का वहां की पब्लिक ने वो हाल किया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो आखिर बैंक लूटने की वो क्या प्लानिंग थी जो इतनी बुरी तरह से फेल हो गई, और ये चोर कैसे पुलिस और पब्लिक के हाथ लगे, ये बहुत ही हैरत अंगेज और रोमांचक है। कहानी शुरू होती है 23 दिसंबर 1927 को। 2 दिन बाद क्रिसमस होने की वजह से टेक्सास के शहर सिस्को में जगह जगह क्रिसमस की सजावट थी और पूरा शहर गोल्डन, रेड और ग्रीन कलर की सजावट से सजा हुआ था। क्रिसमस की छुट्टियां होने की वजह से सड़कों पर भीड़ बहुत ही ज्यादा थी और तभी वहां की मेन स्ट्रीट मार्केट में एक सेंटा क्लॉज घूमते हुए दिखाई देता है। इस सेंटा क्लॉज को देखने के बाद बच्चों का ध्यान उसकी तरफ जाता है और सभी बच्चे उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं और उससे गिफ्ट मांगने लगते हैं। इस सेंटा क्लॉज के बारे में एक बात बहुत ही अजीब सी थी, और वो ये थी कि सेंटा क्लॉज दूसरे सेंटा क्लॉज के मुकाबले काफी पतला था और उसने अपने बैग में गिफ्ट की जगह बड़े बड़े आलू भर रखे थे। इस सेंटा क्लॉज को देखकर 6 साल की फ्रांसिस ब्लेसिंग गेम अपनी माँ से ये जिद करने लगती है कि उसे सेंटा क्लॉज से मिलना है और उससे गिफ्ट लेना है। पहले तो फ्रांसिस ब्लेसिंग गेम की माँ इस बात के लिए हिचकिचाकर मना कर देती है, मगर अपनी बेटी की जिद के आगे वो हार मान लेती है और सेंटा क्लॉज से मिलने के लिए हाँ कर देती है। अभी फ्रांसिस ब्लेसिंग गेम और उसकी माँ सेंटा क्लॉज से मिलने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी सेंटा क्लॉज अचानक सिस्को के नेशनल बैंक के अंदर घुस जाता है। बैंक के अंदर घुसने के बाद बैंक का एक एम्प्लॉय सेंटा क्लॉज को वेलकम करता है और उसे मैरी क्रिसमस विश करता है, पर सेंटा क्लॉज उसे इग्नोर कर देते हैं और चुप रहते हैं। बैंक एम्प्लॉय को लगता है कि शायद सेंटा क्लॉज ने सुना नहीं है और वो दोबारा उसे मैरी क्रिसमस विश करता है, मगर इस बार भी सेंटा क्लॉज चुप ही रहते हैं। और तभी अचानक बैंक के अंदर 3 लोग घुसते हैं और अपनी कोट से पिस्तौल निकाल लेते हैं और उनमें से एक बैंक के काउंटर के ऊपर खड़ा होकर चिल्लाता है, ये एक बैंक रॉबरी है। इसी दौरान फ्रांसिस ब्लेसिंग गेम अपनी माँ के साथ सेंटा से मिलने के लिए बैंक के अंदर आ चुकी थी। वो दोनों इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि ये कोई सेंटा क्लॉज नहीं बल्कि एक चोर है जो अपनी गैंग के साथ बैंक को लूटने आया है। इसी दौरान सेंटा क्लॉज अपने बैग में से आलू निकालते हैं और उसमें लूटे हुए पैसे और चेक्स भरने लगते हैं। ये देख ब्लेसिंग गेम की माँ अपनी बेटी को लेकर आगे के दरवाजे से भागने की कोशिश करती है, मगर बाहर खड़े चोरों के साथी ने वो दरवाजा पहले ही ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि मिसेस बेलिंगम इस बैंक की बहुत ही पुरानी कस्टमर थी और वो बैंक के हर रास्ते के बारे में जानती थी। इसीलिए वो भागते हुए बुक कीपर रूम पहुंचती है और वहां से पीछे के दरवाजे के रास्ते बैंक से बाहर आ जाती है। ये सब इतना जल्दी हुआ कि चोर इससे पहले कुछ समझ पाते। मिसेस बेलिंगम अपनी बेटी के साथ बैंक से बाहर आ चुकी थी। बाहर आने के बाद मिसेस बेलिंगम इस बात की खबर पुलिस को देती है, जिसके बाद पुलिस चीफ जी.ई. बेडफोर्ड बिना वक्त गवाए मौका वारदात पर पहुंच जाते हैं। जी.ई. बेडफोर्ड और उनके ऑफिसर्स के हाथ में राइट्स गन थी जो दंगों में इस्तेमाल होती थी, और मौका वारदात पर पहुंचने के बाद जो नजारा उन लोगों ने देखा उसे देख उनके पैरों तले जमीन सरक गई। सन 1920 अमेरिका का वो दौर था जब पूरे अमेरिका में क्राइम अपने चरम पर था और जिसका सबसे ज्यादा शिकार बैंक्स होते थे। आए दिन किसी न किसी बैंक में लूट की वारदात सामने आती रहती थी। इसीलिए टेक्सास बैंकर एसोसिएशन ने पूरे टेक्सास में डेड बैंक रॉबर रिवॉर्ड प्रोग्राम चलाया था। इस प्रोग्राम के तहत जो भी बैंक रॉबर को चोरियों के दौरान जान से मार देगा, टेक्सास बैंकर एसोसिएशन उसे $5000 का इनाम देगी, वो भी बिना कोई सवाल किए। और यही वो वजह थी कि जब मिसेस बेलिंगम बैंक के बाहर आकर लोगों को चोर के बारे में बताती हैं, तब वहाँ के लोग अपने अपने हथियार लेकर बैंक के अंदर पहुँच जाते हैं। हर कोई चाहता था कि वो चोर को जान से मार दे और उसे $5000 का इनाम मिल जाए। लोगों के हाथ में बंदूक देख चीफ बेडफोर्ड वहां बैरिकेड्स लगा देते हैं और उनके ऑफिसर्स बैंक को बाहर से घेर लेते हैं। अब वहां हथियार बंद लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी और पुलिस के लिए उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा था, जिसके जवाब से वहां की सिचुएशन बहुत ही खराब होती जा रही थी। इधर बैंक के अंदर सेंटा क्लॉज बना चोर $12000 कैश, बॉन्ड्स और चेक उठा ही रहा था कि तभी एक गोली बैंक के कांच को तोड़ते हुए अंदर घुसती है और एकदम से पूरे बैंक पर गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है, जिससे पूरे बैंक और वहां की सड़क पर अफरा तफरी मच जाती है। बैंक की दीवार और फर्नीचर पर हर जगह गोलियों से छेद हो चुके थे और इसी बीच एक चोर के पैर में गोली लग जाती है।
ये देख सभी चोर बहुत ही घबरा जाते हैं और वो बैंक में मौजूद कस्टमर्स और बच्चों को ढाल बनाकर बैंक के आगे के गेट से भागने लगते हैं। इसी दौरान बाहर खड़े लोगों में से एक चोर पर गोली चला देता है, जिसके बाद बैंक के कस्टमर्स और एम्प्लॉइज वापस बैंक के अंदर भाग जाते हैं और चोर और पुलिस के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसमें बाहर खड़े लोग भी पुलिस का साथ दे रहे थे। इसी दौरान एक चोर बैंक के अंदर वापस जाता है और वहाँ से 12 साल की लिवेन क्रोमर और 10 साल की एमा रॉबर्टसन को बंदी बना लेता है और उन दोनों लड़कियों को ढाल बनाकर वो चोर अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और फिर खुद उस गाड़ी में बैठकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। उन चोरों के भागने के बाद बैंक के बाहर जगह जगह लोग जमीन पर पड़े थे, कुछ मर चुके थे तो कुछ घायल थे। चोरों के भागने के बाद पुलिस और सिस्को शहर के लोग अपनी गाड़ी और घोड़ों पर सवार होते हैं और उन चोरों का पीछा करने के लिए भागते हैं। वो सभी चोर गाड़ी में बैठकर फरार तो हो गए थे, मगर साथ ही साथ पुलिस और लोगों के साथ हुई फायरिंग में वो घायल भी हो गए थे, जिसकी वजह से एक चोर का लगातार खून बहते ही जा रहा था। जिन दोनों लड़कियों को चोरों ने बंदी बनाया था, उनमें से एक लड़की लिवेन क्रोमर सेंटा क्लॉज बने चोर को पहचान लेती है। वो उसे इसीलिए पहचान जाती है क्योंकि वो अक्सर लिवेन क्रोमर की माँ के कैफे में कॉफी पीने जाया करता था और उसका नाम था मार्शल रैटलिफ्ट। मार्शल रैटलिफ्ट शुरुआत से ही छोटे मोटे क्राइम्स को अंजाम देता रहता था, जिसकी वजह से उसे हाई स्कूल में ही स्कूल से निकाल दिया गया था, जिसके बाद उसने खेतों में काम करना शुरू कर दिया था ताकि वो अपनी जिंदगी बिता सके, क्योंकि खेतों में काम में मेहनत बहुत ज्यादा थी और पैसे बहुत ही कम। इसीलिए मार्शल अपने भाई ली रैटलिफ के साथ मिलकर इल्लीगल शराब बनाने का बिजनेस शुरू करता है, क्योंकि अमेरिका में इल्लीगल शराब की डिमांड बहुत ज्यादा नहीं थी। इसीलिए इस बिजनेस में मार्शल बहुत ही अच्छे पैसे नहीं कमा पा रहा था। इसी दौरान मार्शल की नजर अपने पड़ोसी यूएल पर पड़ती है, जो कि एक बूढ़ा आदमी था। मार्शल देखता है कि यूएल के पास हमेशा बहुत सारा कैश रहता है, जबकि ना तो वो कोई काम करता था और ना ही उसकी कोई खेती बाड़ी थी। मार्शल यूएल से जब भी इस बारे में पूछता है तो यूएल उसे बताता है कि उसने और उसके भाई ने मिलकर एक कामयाब बैंक डकैती को अंजाम दिया था, जिसकी वजह से उनकी लाइफ सेट हो गई है। ये सुनते ही मार्शल फैसला करता है कि वो भी एक बैंक डकैती को अंजाम देगा, जिससे उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। और इसी वजह से मार्शल और उसका भाई ली रैटलिफ्ट सन 1926 में लेरा कोलमैन काउंटी में एक बैंक से $3000 लूटते हैं, जिसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि इस चोरी के बाद दोनों भाइयों को 18 साल की सजा सुनाई जाती है। उन दोनों को सजा सुनाई जाने के बाद वहाँ के लोगों को लगता है कि दोनों भाइयों को सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए, जिसके बाद वहाँ के लोग उनकी रिहाई के लिए एक रैली निकालते हैं और दोनों भाइयों की माँ भी उनकी रिहाई के लिए गवर्नर से अपील करती है, जिसके बाद उन दोनों भाइयों को रिहा कर दिया जाता है। जेल से रिहा होने के बाद दोनों भाई अपने अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। जहां एक तरफ ली दोबारा इल्लीगल शराब का बिजनेस शुरू कर देता है, वहीं दूसरी तरफ मार्शल उन गलतियों को ढूंढने में लग जाता है जो उससे बैंक रॉबरी के दौरान हुई थी। अपनी गलतियों पर काम करने और उससे सीखने के बाद मार्शल को लगने लगता है कि अब उसे ऐसे काबिल लोगों की जरूरत है जो दोबारा बैंक रॉबरी में उसका साथ दे सके। इसी दौरान मार्शल रैटलिफ्ट को एक ऑयल फील्ड में काम मिल जाता है, जहां उसे रॉबर्ट हिल नाम का एक शख्स मिलता है, जिसे देखते ही मार्शल उसे फौरन पहचान लेता है। रॉबर्ट हिल वही शख्स था जो मार्शल को बैंक रॉबरी की सजा के दौरान जेल में मिला था। रॉबर्ट हिल मार्शल को बताता है कि उसे एक टेलर की दुकान में चोरी करने के इल्जाम में जेल में जाना पड़ा था, मगर वो चोरी उसके पार्टनर ने की थी और उसने चोरी का इल्जाम अपने सर पर ले लिया था। रॉबर्ट की इस बात का मार्शल पर बहुत ही गहरा असर होता है और उसे लगने लगता है कि रॉबर्ट एक बहुत ही वफादार इंसान है। इस मुलाकात के बाद मार्शल और रॉबर्ट बहुत ही गहरे दोस्त बन जाते हैं और रॉबर्ट ही वो पहला शख्स था जो इस रॉबरी गैंग का पहला मेंबर बना। रॉबर्ट के बाद इस गैंग में जो दूसरा मेंबर शामिल हुआ वो था हेनरी लेम्स। हेनरी लेम्स भी उसी जेल का कैदी रह चुका था जहां रॉबर्ट और मार्शल कैदी थे, क्योंकि हेनरी का एक लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड था और वो देखने में काफी लंबा चौड़ा था, इसीलिए कोई भी उससे झगड़ा मोड़ लेना पसंद नहीं करता था। अब मार्शल, रॉबर्ट और हेनरी इन तीनों में काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और वो फैसला करते हैं कि अब वो बंक हाउस को छोड़कर एक कंफर्टेबल बोर्डिंग हाउस में शिफ्ट कर लेंगे। वही बंक हाउस जिसमें उनके सभी साथी वर्कर्स रहते थे। वो तीनों जिस बोर्डिंग हाउस में शिफ्ट हुए थे उसे मिस टेलर नाम की एक औरत चलाती थी। बोर्डिंग हाउस में शिफ्ट होने के बाद मार्शल रैटलिफ्ट, रॉबर्ट और हेनरी के साथ मिलकर
इस चोरी की प्लानिंग शुरू करता है। उसका प्लान था कि वो सिस्को के फर्स्ट नेशनल बैंक को क्रिसमस के दौरान लूटेगा। ये साल का वो वक्त था जब बैंक में ज्यादातर कैश होता था और चोरी को अंजाम देने के बाद वो पीछे के दरवाजे से भाग जाएंगे। मार्शल का मानना था कि ये एक बहुत ही आसान चोरी होगी, जिसमें वो आगे के दरवाजे से अंदर जाएंगे, एम्प्लॉय के सर पर बंदूक रखेंगे और पैसा निकलवाएंगे और पीछे के रास्ते से चुपचाप निकल जाएंगे। मगर उसके साथ ही रॉबर्ट और हेनरी ने उसको उसकी पहली नाकाम चोरी के बारे में याद दिलाया और साथ ही साथ डेड बैंक रॉबर रिवॉर्ड प्रोग्राम के बारे में बताया, जिसमें बैंक रॉबर को मारने वाले को 5,000 का इनाम दिया जाता था। मार्शल ये बात बहुत ही अच्छी तरह जानता था कि सभी बैंक्स इंश्योर्ड होते हैं और वो शुरू से ही ये मानकर चल रहा था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि पुलिस के साथ साथ वहाँ के लोकल लोग भी अपनी बंदूक लेकर बैंक के बाहर आ जाएंगे। मार्शल अब किसी तरह रॉबर्ट और हेनरी को इस चोरी के लिए राजी कर लेता है और वो तीनों बहुत ही बारीकी से चोरी की प्लानिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि मार्शल पहले से ही बैंक की रैकी कर चुका था। इसीलिए उसे ये बहुत ही अच्छी तरह पता था कि गैंग के किस मेंबर को बैंक के किस कोने में खड़ा रखना है, ताकि पूरी चोरी को बहुत ही आसानी से अंजाम दिया जा सके। अब बारी थी चौथे और आखिरी मेंबर को गैंग में शामिल करने की, और यही वो चौथा मेंबर था जिसकी वजह से इस पूरी चोरी का प्लान चौपट हो गया और सभी चोर पकड़े गए। इस चौथे मेंबर को हेनरी लेम्स लेकर आया था, जिसका नाम था लिविस डेविस। हालांकि डेविस का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, मगर उसे हथियार चलाने में काफी महारत हासिल थी और क्योंकि उस पर अपने घर की जिम्मेदारी थी, इसीलिए वो इस चोरी में मार्शल का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उन चारों चोरों में मार्शल ही था जो सिस्को शहर का रहने वाला था, जहां ये बैंक डकैती हुई थी, और इसीलिए वहां के ज्यादातर लोग उसे पहचानते थे, जिसमें लोकल पुलिस चीफ भी शामिल थे। और यही वो वजह थी जिस वजह से मार्शल ने सेंटा क्लॉज का ड्रेस पहनकर अपना भेष बदला था। अब जो सबसे जरूरी और आखिरी काम बचा था वो था एक कार का इंतजाम करना, जिसमें बैठकर वो सभी फरार हो सके। इसीलिए वो एक ब्लू कलर की कार चुराते हैं। जिस बोर्डिंग हाउस में वो चारों चोर रह रहे थे वो बैंक से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर था, और इसीलिए 23 दिसंबर 1927 की सुबह वो लोग इस चोरी को अंजाम देने के लिए बैंक की तरफ निकल जाते हैं। बैंक पहुंचने के बाद मार्शल रॉबर्ट हिल से कहता है कि वो गाड़ी को बैंक के पीछे वाले दरवाजे के बाहर तैयार रखे, ताकि चोरी करते ही वो लोग पीछे के दरवाजे से गाड़ी में बैठकर भाग सके। अब हेनरी हेलम्स और लुइस डेविड बैंक के बाहर लोगों की भीड़ में मिल जाते हैं और मार्शल अपना सेंटा क्लॉज का ड्रेस पहनकर बैंक की तरफ बढ़ने लगता है। सेंटा क्लॉज का ड्रेस पहनने की वजह से मार्शल ने बच्चों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था, और ये एक बहुत ही बड़ी वजह बनी उनके पकड़े जाने की, क्योंकि क्रिसमस की छुट्टियां थी। इसीलिए उस दिन मार्शल की उम्मीद से ज्यादा कस्टमर्स बैंक में थे। ये देख मार्शल कुछ घबरा जाता है और वो खुद पर काबू रखते हुए अपने बाकी 3 साथियों का इंतजार करने लगता है। जब बैंक के एम्प्लॉय ने मार्शल को न्यू ईयर विश किया तब वो इसीलिए चुप रहा, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो कुछ भी बात करेगा तो बैंक एम्प्लॉय उसकी आवाज पहचान जाएगा। और जैसे ही हेलम्स, डेविड और रॉबर्ट बैंक के अंदर घुसते हैं, इस चोरी की शुरुआत हो जाती है। मार्शल जल्दी जल्दी अपने साथ लाए गिफ्ट बैग में कैश और बॉन्ड्स भरना शुरू करता है। इसी दौरान मिसिस ब्लेसिंग गेम अपनी बेटी के साथ बुक कीपर रूम से होते हुए पीछे के दरवाजे से भाग जाती है। हेनरी अभी मिसिस ब्लेसिंग गेम के पीछे भाग ही रहा था कि तभी बाहर के कांच टूटने की आवाज उन सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। पहली गोली चलते ही बाहर की भीड़ गोलियां चलाते हुए बैंक की तरफ बढ़ने लगती है। तभी लुइस डेविड अपनी बंदूक से हवा में फायर करता है, जिससे वो लोगों को डरा सके, मगर हुआ इसका उल्टा और भीड़ अब और ज्यादा गुस्से में आ गई और भीड़ ने ताबड़तोड़ चोरों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिसमें डेविस को कई गोलियां लगी और वो बुरी तरह से घायल हो गया। इसी दौरान हेनरी हेलम्स की नजर 12 साल की लिवेन क्रॉमर और 10 साल की एमा रॉबर्टसन पर पड़ती है, जो बैंक के गेट के पास ही जमीन पर लेटी थी। अब तक डेविस के साथ साथ मार्शल और रॉबर्ट भी घायल हो चुके थे और सिचुएशन को कंट्रोल से बाहर होता देख पुलिस भीड़ को फायरिंग रोकने के लिए कहती है। फायरिंग रुकते ही हेनरी लेम्स उन दोनों लड़कियों के सर पर बंदूक तानकर उनके साथ बाहर निकलता है, जिनको आगे से मार्शल और डेविस ने कवर कर रखा था, और फिर वो सभी चोर उन दोनों लड़कियों के साथ कार में बैठकर फरार हो जाते हैं। वो चोर जैसे ही कार में बैठकर भाग रहे थे कि तभी पुलिस चीफ बेडफोर्ड पीछे से उनकी कार पर गोलियां चलाते हैं, और इस फायरिंग के जवाब में हेनरी लेम्स अपनी गन कार की खिड़की से बाहर निकालकर बेडफोर्ड पर 5 गोलियां चलाता है। इस फायरिंग में पुलिस चीफ बेडफोर्ड, ऑफिसर जॉर्ज और उस भीड़ में से 6 लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं। इस पूरे क्रॉस फायर में बैंक की दीवार और फर्नीचर में 200 से ज्यादा छेद हो गए थे, जिससे ये समझ पाना बहुत ही मुश्किल था कि कौन सी गोली किसने चलाई है।
क्योंकि ये कार पहले ही 150 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी थी और इसीलिए वापस भागते वक्त इस गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने लगता है। और इस बात ने उन सभी चोरों को बहुत परेशान कर दिया कि अब वो क्या करेंगे। तभी उन्हें एक ब्रांड न्यू ओल्ड मोबिल कार आते हुए दिखाई देती है जो वहाँ की हैरिस फैमिली को लेकर जा रही थी। मार्शल सेंटा की ड्रेस में उस गाड़ी की तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ाता है और जैसे ही वो गाड़ी मार्शल के पास आकर रुकती है तो वो अपनी गन उन पर तान देता है, जिसके बाद हैरिस फैमिली उस कार से उतरकर भाग जाती है। अब मार्शल और बाकी चोर उन दोनों लड़कियों के साथ इस नई कार में बैठ ही रहे थे कि तभी वो कुछ ऐसा देखते हैं जिससे उनके पैरों तले जमीन सरक जाती है। हैरिस फैमिली ने भागने से पहले ही कार की चाबियां निकाल ली थी और वो चाबियां अपने साथ लेकर भाग गए थे। अब वो सभी चोर दोबारा उस पुरानी कार में बैठते हैं और एक नई कार की तलाश में निकल जाते हैं। उन चोरों ने लिविस डेविड को ओल्ड मोबिल कार में ही छोड़ दिया था क्योंकि बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो बेहोश हो गया था और इसीलिए लिविस डेविड कार के साथ ही उस भीड़ के हाथ लग गया जो उसका पीछा कर रही थी। भीड़ के हाथ लगते ही उन्होंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया और लिविस डेविस वो पहला शख्स था जो इस चोरी में गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार होते ही डेविस को फोर्ट वर्थ हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और जैसे ही उसे होश आता है पुलिस उस पर अपने साथियों का नाम बताने का प्रेशर बनाने लगती है। अभी वो पुलिस को कुछ बता पाता इससे पहले ही बहुत खून बह जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। उधर मार्शल की गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो चुका था और वो सभी चोर गाड़ी को छोड़कर पास के ही एक जंगल में चले गए और पूरी रात वहीं छुपे रहे। अगली सुबह होते ही वो लोग फिर से एक नई कार को ढूंढने लगते हैं जिसे वो लोग चुरा सके। अब तक पुलिस चीफ बेडफोर्ड ने जगह जगह नाकाबंदी लगवा दी थी और वो खुद उस चेक पोस्ट पर जाकर खड़े हो गए जहां से उन्हें सबसे ज्यादा शक था कि चोर गुजरेंगे। कुछ ही देर में चेक पोस्ट से लगे खेत में उन्हें कुछ लोगों के चलने की आवाज आती है। चीफ बेडफोर्ड अपने कुछ ऑफिसर्स के साथ जैसे ही उस खेत में घुसते हैं उन्हें वहां जख्मी हालत में मार्शल रैटक्लिफ दिखाई देता है। मार्शल को देखते ही चीफ बेडफोर्ड अपनी बंदूक से उस पर निशाना लगाते हैं और गोली चला देते हैं। पहली गोली चलते ही वो दोबारा अपनी गन रिलोड करते हैं और हेनरी हेलम्स पर गोली चला देते हैं और इसी तरह तीसरी गोली का शिकार रॉबर्ट हिल बनता है। तीनों को गोली लगने के बाद हेनरी हेलम्स और रॉबर्ट किसी तरह जंगल की ओर भागने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि मार्शल रैटक्लिफ पुलिस के हाथ लग जाता है। मार्शल को 6 गोलियां लगी थी जिसमें से एक गोली उसके जबड़े में जाकर लग गई थी। जंगल में 2 दिन छुपे रहने के बाद 30 दिसंबर 1927 को हेनरी लेम्स और रॉबर्ट हिल भी पुलिस के हाथ लग जाते हैं। चोरी के महज 1 हफ्ते के अंदर ही सभी चोर पुलिस के हाथ लग चुके थे, जिसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है। पूछताछ में रॉबर्ट हिल को आर्म्ड रॉबरी के लिए 99 साल की सजा सुनाई जाती है। इस सजा के दौरान उसने 3 बार भागने की कोशिश भी की मगर हर बार पकड़ा गया क्योंकि हेनरी की गोली चलाने की वजह से ही पुलिस वाले और सिविलियंस घायल हुए थे, जिनमें से 2 सिविलियंस की मौत भी हो गई थी। इसीलिए कोर्ट हेनरी हेलम्स को इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर सजाए मौत सुनाती है। हालांकि मार्शल रैटक्लिफ इस पूरी चोरी का मास्टरमाइंड था मगर फिर भी कोर्ट उसे 99 साल की सजा सुनाती है। मार्शल इस बात से बहुत ही खुश था कि उसे सजाए मौत नहीं सुनाई गई थी और वो ये बात बहुत ही अच्छी तरह जानता था कि अगर वो एक अच्छा कैदी बनकर रहेगा तो वो 20 साल में ही जेल से रिहा हो सकता है। इधर मार्शल रैटक्लिफ को सजाए मौत ना सुनाई जाने की वजह से सिस्को शहर की पब्लिक सड़कों पर उतर गई और रीट्रायल की मांग करने लगी। पब्लिक का बढ़ता गुस्सा और प्रेशर देख कोर्ट दोबारा मार्शल रैटक्लिफ का ट्रायल शुरू करती है और उसे भी सजाए मौत सुनाती है। सजा सुनाने के 2 साल के बाद हेनरी हेलम्स को इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर उसे सजाए मौत दे दी जाती है। ये देख मार्शल पागलों वाली हरकतें करना शुरू कर देता है, इस उम्मीद में कि कोर्ट उसे पागल करार कर दे और उसकी मौत की सजा को खारिज कर दिया जाए। इसी दौरान मार्शल को पैरालिसिस अटैक पड़ जाता है, जिसके बाद उसकी देखभाल करने का जिम्मा डेप्यूटी शरीफ टॉम जोनस उठाते हैं। वो उसे अपने हाथों से खिलाते पिलाते और यहाँ तक कि उसे नहलाते और वॉशरूम भी ले जाते हैं। ऐसे ही मंडे 18 नवंबर की एक रात को डेप्यूटी शरीफ अपने कलीग किलबर्न के साथ मार्शल के सेल में जाते हैं और उसे खाना खिलाने के लिए तैयार करते हैं। वो दोनों मार्शल के लिए खाना और साफ सफाई का सामान लेने के लिए सेल से निकलते हैं और सेल का दरवाजा खुला छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि पैरालाइज्ड कैदी कहां से भाग पाएगा। और उसके बाद जो हुआ वो देखकर शरीफ थॉमस जोनस के पैरों तले जमीन सरक गई। मार्शल पिछले 10 दिनों से पैरालाइज्ड होने का नाटक कर रहा था और उसे जैसे ही सेल का दरवाजा खुला मिला वो वहां से भागने लगा। भागते हुए उसके हाथ शरीफ की सर्विस रिवॉल्वर लग गई और अभी वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उसके सामने शरीफ टॉम जोन्स आ जाते हैं, जिन पर वो ताबड़तोड़ 3 गोलियां चला देता है।
किलबर्न जैसे ही गोलियों की आवाज सुनता है वो भी भागते हुए अंदर आता है और मार्शल उन पर भी गोली चला देता है, मगर किलबर्न को गोली नहीं लगती है और वो फौरन आगे बढ़कर मार्शल के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है, जिसके बाद मार्शल बेहोश हो जाता है और उसे दोबारा उसके सेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। इस घटना के दौरान शेरिफ टॉम जोनस की गोली लगने से मौत हो जाती है, क्योंकि डेप्यूटी शेरिफ टॉम जोनस सिस्को शहर के काफी लोकप्रिय ऑफिसर थे और इसीलिए मार्शल के हाथों उनकी मौत के बाद गुस्साई भीड़ सड़कों पर उतर आती है। इस भीड़ में लगभग 2000 लोग शामिल थे और वो लोग पूरे पुलिस स्टेशन को घेर कर मार्शल को उनके हवाले करने की मांग करने लगते हैं। ऑफिसर किलबर्न भीड़ को संभालने की कोशिश करते हैं कि वो लोग वापस चले जाएं और कोर्ट को अपना काम करने दे। भीड़ में इतना ज्यादा गुस्सा था कि वो लोग किलबर्न की बात को नकारते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर घुसते हैं और मार्शल को नंगा करके जेल से बाहर घसीटते हुए लाते हैं और सड़कों पर घुमाना शुरू कर देते हैं। भीड़ मार्शल को लेकर मैजेस्टिक थिएटर के पास से गुजर ही रही थी कि इत्तेफाक से वहां न्यू प्रोडक्शन हाउस का एक प्ले रोड पर चल रहा था। उस प्ले में फांसी के फंदे का सेट लगा हुआ था और तभी भीड़ में से एक शख्स मार्शल को वहां ले जाकर फांसी का फंदा उसके गले में डाल देता है और लगभग 1 दर्जन आदमी रस्सी के दूसरे हिस्से को खींचना शुरू कर देते हैं, मगर एकदम से झटका लगने की वजह से वो रस्सी टूट जाती है, जिसकी वजह से मार्शल जमीन पर गिर जाता है। अब भीड़ का गुस्सा और भी बढ़ चुका था और वो लोग जोर जोर से मार्शल को फांसी देने के लिए चिल्लाने लगते हैं। इस बार मार्शल को दोबारा फांसी पर चढ़ाया जाता है और उसे फांसी दे दी जाती है और मरने से पहले उसके आखिरी शब्द है, मुझे माफ कर दो। इस चोरी को आज भी इतिहास की सबसे हैरतअंगेज और दर्दनाक चोरी के नाम से जाना जाता है, जहां दिन दहाड़े गोलियां चली और पब्लिक ने खुद इस चोरी के मुजरिम को मारकर इंसाफ किया। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और क्राइम स्टूडियोज चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।